हेलो एंड गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। तो आज हम लोग जिस टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं वो टॉपिक है कोलिजन ऑफ पार्टिकल्स। तो हमारा जो लास्ट लेक्चर था, उस लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने सेंट्रल फोर्सेस जो था वो सेंट्रल फोर्सेस वाला पोर्शन कंप्लीट कर दिया था। बट हमारी जो सेकेंड यूनिट है, उसी सेकेंड यूनिट का जो नेक्स्ट सेक्शन है कोलिजन ऑफ पार्टिकल जो है, उसको हम लोग अभी कंटिन्यू कर रहे हैं, स्टार्ट कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि ये जो कोलिजन ऑफ पार्टिकल्स है दैट इज़ टोटली डिफरेंट फ्रॉम द सेंट्रल फोर्सेस, और यहाँ पर सेंट्रल फोर्सेस का कोई यूज़ नहीं होगा या उससे कुछ लेना देना नहीं है, ऐसा नहीं है। यहाँ पर वो चीज़ यूज़ ज़रूर आएगी। तो कोलिजन ऑफ पार्टिकल्स के बारे में बात कर रहे हैं हम लोग आज। अब सबसे पहले कोलिजन ऑफ पार्टिकल्स, तो उसमें जो वर्ड या टर्म आती है दैट इज़ कोलिजन। अब कोलिजन जो है, हमको ऑब्वियसली पता है कि जब एक बॉडी, एक ऑब्जेक्ट दूसरी ऑब्जेक्ट से या ऑब्जेक्ट के ऊपर इम्पैक्ट करती है, ठीक है, या आपस में किसी तरह से, हिंदी में बोले तो टकराती है, दैट इज़ नोन एज कोलिजन। अब ये जो टकराना या ये जो टेक्निकल टर्म में बोलो इंटरैक्शन जो हो रहा है दो बॉडीज़ के बीच में, दोज टू बॉडीज़ कैन बी एनीथिंग, माइन्यूट लेवल से माइक्रो नैनो लेवल से लेके वो किलो और मेगा की रेंज में जा सकती है, उसका साइज़ कितना भी हो सकता है, दैट इज़ कोलिजन। अब उस कोलिजन की वजह से या उसके जो क्या बोलते हैं आउटकम जो है, वो आउटकम कुछ भी हो सकता है। अब वहाँ पर क्या है कि एक के पास सर्टेन एनर्जी है, वो दूसरे से कोलाइड कर रहा है या उसके ऊपर आके टकरा रहा है या उसके साथ इंटरेक्ट कर रहा है, तो उसकी वजह से बहुत सारे चेंजेस होंगे दोनों के दोनों ऑब्जेक्ट या बॉडीज़ में। अब एग्जैक्टली कोलिजन में क्या होता है, हम देखते हैं कि जो कोलिजन है, कोलिजन हमेशा क्या बोलते हैं, हमेशा इट इज़ नॉट ऑलवेज डिज़ायरेबल, ठीक है। अब कई बार क्या है, इट इज़ अनडिज़ायरेबल। अब अनवांटेड तरीके से कोलिजन हो गया, मान लो दो व्हीकल्स के बीच में कोलिजन हो गया, दैट इज़ अनवांटेड। बट जो कोलिजन है, अगर हम माइक्रो लेवल पे जाएं कि मान लो दो पार्टिकल्स हैं, दो पार्टिकल्स आपस में कोलाइड कर रहे हैं, तो कोलाइड करने के बाद जो रिजल्ट मिलता है हमको, ये जो फिनोमेना जनरेट होता है, वो फिनोमेना हम लोग स्टडी कर सकते हैं। एंड स्टडी करने के बाद नेचर में बहुत सारे चीज़ों हैं, बहुत सारी चीज़ें जो हैं उनके बारे में जान सकते हैं। तो इसलिए कभी कभी जो है, जो कोलिजन जो है वो हमारे पास, हमारे लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल भी हो जाता है। अब स्कैटरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, अब जब भी कोलिजन होता है, एक बॉडी दूसरी बॉडी से, एक पार्टिकल या दूसरे पार्टिकल या बॉडी के साथ कोलाइड करता है, तो वहाँ पर क्या स्कैटरिंग होती है। दैट मीन्स वो अपना पार्टिकल जो है वो अपना पाथ चेंज कर देता है, डायरेक्शन चेंज कर देता है। तो यहाँ पर जो भी है कि स्कैटरिंग किसके साथ हो सकती है, इलेक्ट्रॉन की हो सकती है, पॉजिट्रॉन की हो सकती है बाय द एटम्स। तो इलेक्ट्रॉन आया, एटम के साथ इंटरेक्ट किया, स्कैटर हो गया। पॉजिट्रॉन आया, एटम के साथ इंटरेक्ट किया, कोलाइड किया, तो उस वजह से स्कैटरिंग हो सकती है। मॉलिक्यूल्स के साथ हो सकती है एंड सॉलिड्स की वजह से भी हो सकती है। तो ये सारी चीज़ें, सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ें कहाँ आ जाती हैं, ये सारी की सारी न्यूक्लियर फिजिक्स के अंदर आती हैं, ठीक है। अब ये जो स्कैटरिंग फिनोमिना है, स्कैटरिंग फिनोमिना किस किस के बीच में हो सकता है। अभी तो हम लोगों ने ये बोला कि इलेक्ट्रॉन कोलाइड कर सकते हैं एटम के साथ, मॉलिक्यूल के साथ या डिफरेंट सॉलिड्स के साथ। अब अगर मैं ऑन माइन्यूट लेवल पे जाऊं तो ये जो स्कैटरिंग फिनोमिना है वो किस किस के बीच में हो सकती है स्कैटरिंग। इट कैन बी इन न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन प्रोटॉन के बीच में हो सकता है, या प्रोटॉन एंड प्रोटॉन के बीच में कोलिजन हो सकता है और उसकी वजह से स्कैटरिंग हो सकती है, ठीक है। और ये सारे के सारे इंटरेक्शन, कोलिजन या स्कैटरिंग है, वो बहुत सारे फैक्ट्स जो हैं, फैक्ट्स को समझने के लिए काम में आए थे या ज़रूरत पड़े थे। अब ये जो कोलिजन फिनोमिना है वो हम लोगों ने क्लासिकली भी बहुत अच्छे से स्टडी किया हुआ है एंड क्वांटम मैकेनिकली भी बहुत ही अच्छे से स्टडी किया हुआ है कि काफ़ी टाइम पहले से ये कोलिजन जो है,
कोलिजन की स्टडी होती हुई आ रही है। अब ये जो कोलिजन फिनोमिना है माइक्रोस्कोपिक लेवल के बारे में बात करें, जैसे मैंने बोला था माइक्रोमीटर, नैनोमीटर, पिकोमीटर, इस रेंज में अगर जाता है तो उन माइक्रोस्कोपिक लेवल पे या कोलिजन पे या स्कैटरिंग को हम लोग क्वांटम मैकेनिक्स की हेल्प से स्टडी कर सकते हैं। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ या इंटरेस्टिंग चीज़ ये नोट करने वाली ये है कि जो थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क है स्कैटरिंग फिनोमिना का, जितनी थ्योरी लिखी गई है वो बेसिकली किसके ऊपर है, जो हम एक्सपेरिमेंट में करते हैं या एक्सपेरिमेंटली हमको जो रिजल्ट मिलते हैं उस रिजल्ट के ऊपर या एक्सपेरिमेंट के ऊपर ही पूरा का पूरा थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क तैयार किया जाता है किसका, स्कैटरिंग फिनोमेना का। अब क्लासिकल और क्वांटम थ्योरीज जो है उनमें जो मैथमेटिकल लैंग्वेज है या फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं वो दोनों में सेम टू सेम एज इट इज़ यूज़ होती हैं, ठीक है। थ्योरीज में मैथमेटिकल लैंग्वेज एंड फिजिकल क्वांटिटी सेम है, बट उसमें बेसिक डिफरेंस क्या हो जाता है कि जो हमारी क्वांटम मैकेनिक्स है, ये क्वांटम थ्योरी है, उसमें जो एडवांस्ड फिजिक्स है, दैट मीन्स प्लैंक्स कांस्टेंट हो गया, ई इज इक्वल्स टू एच न्यू वाला कॉन्सेप्ट हो गया, एनर्जी इज क्वांटाइज्ड, इट मूव्स इन द फॉर्म ऑफ पैकेट्स, ये सारे के सारे फिनोमेना एक्स्ट्रा एडअप हो जाते हैं क्वांटम मैकेनिक्स में, ठीक है। अब ये तो था बेसिक इंट्रोडक्शन रिगार्डिंग द कोलिजन। अब ये देखते हैं कि अगर मान लो कोलिजन है, कोलिजन की वजह से स्कैटरिंग हो रहा है, दैट मीन्स कि एक पार्टिकल है, एक पार्टिकल आ रहा है, मूव कर रहा है, दूसरे स्टेशनरी पार्टिकल के साथ कोलाइड कर रहा है, हिट कर रहा है, इंटरेक्ट कर रहा है, तो उसका रिजल्ट क्या होता है या वो सारे के सारे एक्सपेरिमेंट या फिनोमेना में क्या होता है। तो जो स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट है उसमें जनरली क्या है कि एक पैरेलल बीम आती है नॉन इंटरेक्टिंग पार्टिकल्स की, दैट मीन्स वो आपस में इंटरेक्ट नहीं कर रहे, आपस में कोलाइड नहीं कर रहे, नहीं तो अदरवाइज जो हमारा मेन टारगेट जो है उसको कोलाइड करने से पहले वो आपस में कोलाइड करेंगे और अपनी डायरेक्शन चेंज कर लेंगे, तो एक्चुअल जो कोलिजन हमको करवाना है वो कोलिजन होगा ही नहीं। तो ये जो नॉन इंटरेक्टिंग पार्टिकल जो है जिनकी एनर्जी हमको मालूम है वो एक टारगेट की तरफ मूव करते हैं। अभी जो टारगेट है कोई एक पर्टिकुलर पार्टिकल भी हो सकता है या पोटेंशियल या एनर्जी की वैल्यू भी हो सकती है। अभी जो टारगेट जो है वो सेंटर ऑफ फोर्स एक्ट करता है, क्योंकि हमने देखा था कि जो सेंटर फोर्स है वो अट्रैक्टिव फोर्स या रिपल्सिव फोर्स भी हो सकती है, वो सेंटर में रहता है एंड सारी की सारी चीज़ों को फॉर एग्जांपल अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, ठीक है, और सिमिलरली वो रिपेल भी कर सकता है। तब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे कि एक प्रोजेक्टाइल और एक टारगेट पार्टिकल जो है वो शॉर्ट रेंज में है, वो चीज़ उस चीज़ को हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर कंसिडर करेंगे कि हमारे पास एक प्रोजेक्टाइल है, दैट मीन्स एक पार्टिकल है जो मूव कर रहा है, और दूसरा जो है हमारे पास एक टारगेट है, और ये जो है वो दोनों के बीच में जो टोटल रेंज है इनकी वो बहुत ज़्यादा कम है, उस चीज़ को हम लोग यहाँ पर कंसिडर करेंगे। तो हम बोल सकते हैं कि जो प्रोजेक्टाइल पार्टिकल है, ये जो मूविंग पार्टिकल है, वो टारगेट से अगर बहुत ज़्यादा दूर है तो इस केस में क्या होगा कि हमारे पास या उन पार्टिकल्स के बीच में कोई इंटरेक्शन नहीं होगा, या होगा भी तो ना के बराबर होगा। तो जो पार्टिकल जो है, पार्टिकल बोल सकते हैं वो है वो फ्रीली मूव कर रहा है ऐसे डिस्टेंस पे जहाँ पर इंटरेक्शन नहीं हो रहा है बिल्कुल भी, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो है ये जो पार्टिकल जो है वो क्या होंगे, टारगेट की विसिनिटी, मतलब टारगेट के पास से क्लोज से होते हुए गुजरेगा। जब वो गुजरेगा तो क्या करेगा, वो इंटरेक्ट करेगा उसके साथ और पाथ डेविएट कर देगा अपना। अब मान लो जो पार्टिकल है, जो प्रोजेक्टाइल है, ये जो पार्टिकल हिट कर रहा है एक स्टेशनरी टारगेट को, वो डेविएट हो रहा है, तो डेविएशन के बाद वो क्या है, अगेन बहुत ज़्यादा लार्ज डिस्टेंस पे चले जाते हैं और फ्रीली मूव करते हैं अलोंग अ स्ट्रेट लाइन। अब जो स्टार्टिंग में कोलिजन से पहले जो उसका पाथ था, उस पाथ में वो कभी नहीं जाएगा सेम पाथ पे,
कोलाइड करके पाथ चेंज हो जाएगा और वो लीनियर वे में लार्ज डिस्टेंस में दूसरी तरफ निकल जाएगा, चला जाएगा। तो हम बोल सकते हैं इनिशियल और फाइनल डायरेक्शन है कि इसकी मोशन ऑफ इंसिडेंट एंड स्कैटर्ड पार्टिकल की वो अलग अलग होगी। इनिशियली जो स्कैटरर है, जो मूविंग पार्टिकल है, उसकी डायरेक्शन अलग थी। जब वो कोलाइड किया, उसने कोलिशन किया, कोलिशन के बाद उसका डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। या अगर मैं स्टेशनरी टारगेट की बात करूं, जिस टारगेट को हम लोग हिट कर रहे हैं, तो इनिशियली उसकी लोकेशन, पोजीशन या मोशन एक जगह है, रुका हुआ है, और जब कोलिशन होता है किसी दूसरे पार्टिकल के साथ या दूसरा पार्टिकल उसके साथ कोलाइड करता है, हिट करता है, तो उस टारगेट की डायरेक्शन और पोजीशन भी चेंज होती है। ठीक है, तो ये जो सारा का सारा प्रोसेस जो था, जिसमें कि इनिशियल एंड फाइनल डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ इंसिडेंट एंड स्कैटर्ड पार्टिकल विल बी डिफरेंट, इन सारी चीज़ों को हम लोग स्कैटरिंग बोलते हैं। तो हम बोल सकते हैं कि जो नंबर ऑफ पार्टिकल डेविएट हो रहे हैं किसी भी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, वो किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करेंगे, वो बहुत सारे फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करेंगे। उनमें से कुछ एक आधा फैक्टर ये है कि किस टाइप का इंटरेक्शन हो रहा है प्रोजेक्टाइल और टारगेट पार्टिकल के बीच में, कि कौन से दो पार्टिकल्स हैं जो आके आपस में इंटरेक्ट करेंगे, कोलाइड करेंगे। ठीक है, और किस तरह का इंटरेक्शन होगा। ये था हमारा कि एग्जैक्टली एक्सपेरिमेंट में क्या होता है। अब स्कैटरिंग फिनोमेना को हम लोग ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट कर रहे हैं, दिखा रहे हैं कि किस तरह से पार्टिकल आता है, कोलाइड करता है और क्या फिनोमेना एंड में आता है। अब हमने अज्यूम कर ली कि जो जेड एक्सेस है, दैट मीन्स कि एक सेंटर से राइट हैंड साइड की तरफ जा रही है, वो डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ इंसिडेंट पार्टिकल है। कोई भी इंसिडेंट पार्टिकल आ रहा है, वो जेड डायरेक्शन में मूव कर रहा है। ठीक है, अब जो है कोऑर्डिनेट सिस्टम का जो ओरिजिन जो है वो स्टेशनरी टारगेट के ऊपर है, या आप बोल सकते हैं जो स्टेशनरी टारगेट जो है वो कहाँ पर रखा है, कोऑर्डिनेट सिस्टम के सेंटर के ऊपर बैठा हुआ है। तो हम ये कंसिडर करेंगे कि वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ स्टेशनरी फोर्स है, उसके अलावा और कोई नहीं है। ऐसे केसेस में हम लोग क्या है, अपनी कन्वीनियंस के लिए या सिंप्लीफाई करने के लिए हम लोग पोलर कोऑर्डिनेट्स का यूज़ करते हैं यहाँ पर। अब ये नोट करने वाली चीज़ है कि जो स्कैटरिंग हो रही है, ठीक है, यह स्कैटरिंग के बाद जो प्रोजेक्टाइल पार्टिकल है बहुत ज़्यादा डिस्टेंस या लार्ज डिस्टेंस पे जाने के बाद वो क्या करते हैं, रेडियली मूव करते हैं। ठीक है, आए कोलिजन किया, कोलिजन के बाद अपनी डायरेक्शन चेंज करके चले गए। अब जब वो चले जाते हैं तो चले जाने के बाद जब वो लार्ज डिस्टेंस पे पहुंच जाते हैं तो वो टारगेट के कंपैरिजन में या टारगेट से रेडियली मूव करते हैं। ठीक है, ये जो पिक्चर, ये डायग्राम दिख रही है आपको, फिगर जो दिख रहा है, ये फिगर कोलिजन बता रहा है। ठीक है, ये जो है, ये वाला जो प्लेन जो आपको दिख रहा है, ये प्लेन पूरा का पूरा कौन सा प्लेन हो गया, दिस इज द स्कैटरिंग प्लेन। अब उसके बाद रेफरेंस प्लेन की अगर बात करूं तो ये जो पूरा का पूरा है वो हमारा रेफरेंस प्लेन हो गया। ठीक है, और ये जो सेंटर है, यहाँ पर क्या है कि जो टारगेट रखा हुआ है और यहाँ से जो है इंसिडेंट पार्टिकल एंटर हो रहा है या जाके हिट करेगा टारगेट या सेंट्रल फोर्स को, और टारगेट पे हिट होने के बाद पार्टिकल स्कैटर होगा। स्कैटर होने के बाद फॉर एग्जांपल इस डायरेक्शन में जाएगा, या सारे के सारे बहुत सारे पार्टिकल है वो टकरा के अलग अलग डायरेक्शन में जाएंगे, और ये सारी की सारी डायरेक्शन कोनिकल शेप में होगी, और उस कोनिकल शेप का जो एंगल है वो हमने एज्यूम कर लिया, लेट इट बी थीटा, वहाँ पर थीटा हो जाएगा। ठीक है, तो क्या बोल सकते हैं कि जो एंगल बिटवीन इंसिडेंट एंड स्कैटर्ड पार्टिकल है वो थीटा हो गया। अब हमने कंसिडर किया सेंट्रल फोर्सेस को, तो जो पार्टिकल है एट एन एंगल थीटा स्कैटर हुआ है और सिमेट्रिकली मूव कर रहा है सरफेस ऑफ कोन के ऊपर जिसका एंगल थीटा है, तो जो फाई कोऑर्डिनेट है सारे के सारे पार्टिकल के लिए सेम होंगे। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं कि ये इस टाइप के जो पार्टिकल्स हैं उनको जो है बोल सकते हैं ये है पार्टिकल जो है स्कैटर हुए हैं, कौन सी डायरेक्शन में, थीटा फाई की डायरेक्शन में ये स्कैटर हुआ है, इस डायरेक्शन में वो स्कैटर हो गए हैं। अब यहाँ पर अगर फिगर में देखें तो यहाँ पर एक डिटेक्टर रख दिया है थीटा फाई डायरेक्शन में। अब ये जो डिटेक्टर है ये रहा डिटेक्टर। ठीक है,
तो बोल सकते हैं वो डिटेक्टर क्या काम करता है, पार्टिकल को डिटेक्ट कर रहा है। पार्टिकल को किस तरह से डिटेक्ट कर रहा है, वो क्या कर रहा है कि नंबर ऑफ पार्टिकल जो है डेविएट हुए इन द डायरेक्शन या इन द गिवन इंटरवल ऑफ टाइम, तो वो कहाँ डेविएट होंगे, एट एन एंगल थीटा ही डेविएट होंगे। ठीक है, अब ये तो था कोलिशन और ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन किस तरह से हो गया। अब कुछ डेफिनेशन या फिनोमिना ऐसे हैं जो फिनोमिना जानना हमारे लिए ज़रूरी होता है अगर हम ये सारी चीज़ें आगे कंटिन्यू करते हैं। तो उन डेफिनेशंस में सबसे पहली जो है वो उसमें क्या आता है, इसमें दैट इज इंसिडेंट फ्लक्स या इंसिडेंट फ्लक्स डेंसिटी। फ्लक्स ऑलरेडी हम लोग लोअर क्लासेस में पढ़ के आ चुके हैं कि फ्लक्स क्या होता है, नंबर ऑफ लाइंस पर यूनिट एरिया या कोई भी चीज़ का नंबर पर यूनिट वॉल्यूम इज नोन एज फ्लक्स। तो जो नंबर ऑफ इंसिडेंट पार्टिकल जो है वो एक यूनिट एरिया परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन जो है इंसिडेंट पार्टिकल का किसी एक पर्टिकुलर टाइम में, उस चीज़ को हम लोग इंसिडेंट फ्लक्स या इंसिडेंट फ्लक्स डेंसिटी बोलते हैं। अगर मान लो न्यू जो है वो वेलोसिटी है इंसिडेंट पार्टिकल्स की, कोई भी पार्टिकल आ रहा है उस पार्टिकल की जो वेलोसिटी है दैट इज वी। तो जो पार्टिकल्स हैं जो यूनिट एरिया के थ्रू पास हो रहे हैं, तो इमेजिन करें कि वो नॉर्मल टू द मोशन है, वो क्या करेंगे, वो पैरेलल पाइप के अंदर एम्बेड हो जाएंगे, उसके अंदर फंस जाएंगे, जिसकी लेंथ न्यू है और यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया है उसके पास। अगर मान लो n जो है यहाँ पर इट इज द यूनिफॉर्म नंबर डेंसिटी ऑफ दिस पार्टिकल, स्मॉल n इज नंबर डेंसिटी ऑफ पार्टिकल्स, तो हम बोल सकते हैं कि टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल जो है इस पैरेलल पाइप में वो n न्यू हो जाएगा, दैट विल बी n न्यू। तो हम बोल सकते हैं कि यहाँ पर हमारे पास जो इंसिडेंट फ्लक्स की वैल्यू है कैपिटल F, इट इज इक्वल्स टू n मल्टीप्लाइड बाय न्यू। अब उसके बाद नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट डेफिनेशन या पैरामीटर जो आता है दैट इज नोन एज स्कैटरिंग एंगल। कितने एंगल पे स्कैटरिंग हो रहा है, एंगल बिटवीन डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट एंड स्कैटर्ड पार्टिकल इज नोन एज स्कैटरिंग एंगल। ठीक है, वो किस तरह से आगे फिगर में दिया हुआ हम लोग देखेंगे अभी। अब मान लो डिफरेंशियल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन की अगर बात करते हैं, अगर मान लो डेल एन जो है यहाँ पर, ये जो डेल एन है वो नंबर ऑफ पार्टिकल्स है सॉलिड में क्या हुए, स्कैटर हुए, और किस एंगल पे स्कैटर हुए, थीटा एंड फाई एंगल पे स्कैटर हुए। तो बोल सकते हैं एक पर्टिकुलर टाइम टी पे डेल एन की वैल्यू जो है वो प्रोपोर्शनल हो जाती है डेल ओमेगा के। ठीक है, जहाँ पर कि ये जो डेल एन है वो डी सिग्मा डिवाइडेड बाय डी रो भी आता है। तो दैट मीन्स कि वो डेल रो डेल टी इंटू एफ इस तरह से कैलकुलेशन होगी इसकी। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ, डेल एन जो है वो ओमेगा के प्रोपोर्शनल है, डेल एन जो है टाइम के प्रोपोर्शनल है, और डेल एन एफ के प्रोपोर्शनल है, इन सारी चीज़ों के प्रोपोर्शनल है। तो हम ये बोल सकते हैं कि जो डेल एन है वो डी सिग्मा थीटा फाई के बराबर है डिवाइडेड बाय डी फाई डिवाइडेड बाय डी ओमेगा। तो ये सारी चीज़ें हैं दैट इज इक्वल्स टू डेल ओमेगा डेल टी मल्टीप्लाइड बाय एफ। तो अब नेक्स्ट बात करते हैं कि यहाँ पर डी सिग्मा फाई थीटा डिवाइडेड बाय डी ओमेगा, इस चीज़ को हम लोग डिफरेंशियल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन भी बोलते हैं। और यहाँ पर जो है वो सारी की सारी चीज़ किसके ऊपर डिपेंड कर रही है, वो डिपेंड कर रही है थीटा एंड फाई के ऊपर, इन दोनों चीज़ के ऊपर डिपेंड कर रही है। और उसका जो डायमेंशन है, डायमेंशन क्या होगा, लेंथ स्क्वायर। ठीक है, इसीलिए वो क्रॉस सेक्शन एरिया बोला जाता है, इट इज लेंथ स्क्वायर। अगर मान लो डेल एन जो है अभी हम लोगों ने जो एक्सप्रेशन देखा वो डेल एन क्या चीज़ है, नंबर है।
नंबर का कोई डायमेंशन होता है? नहीं। तो डेल एन चेंज इन द नंबर, इट इज अ डायमेंशनलेस क्वांटिटी। डेल ओमेगा जो है वो भी डायमेंशनलेस है, और डेल टी जो है वो क्या है? इट हैव द डायमेंशंस ऑफ टाइम। तो ये जो डायमेंशन का एफ जो है वो होगा एन न्यू, दैट मीन्स लेंथ रेज टू पावर -2 एंड साथ में पर सेकेंड या सेकेंड रेज टू पावर -1। तो हम ये बोल सकते हैं कि जो डेल एन है वो डायमेंशनलेस है, तो डेल एन इज इक्वल्स टू डी सिग्मा अपॉन डी ओमेगा मल्टीप्लाइड बाय ओमेगा विच इज अगेन डायमेंशनलेस मल्टीप्लाइड बाय डेल टी विच इज टाइम अगेन इन सेकेंड्स एंड एफ दैट इज लेंथ का स्क्वायर पर लेंथ का स्क्वायर पर सेकेंड। तो हम क्या बोल सकते हैं कि जो डी सिग्मा अपॉन डी ओमेगा जो है इसकी डायमेंशन क्या हुई? ये है आर्क ऑफ लेंथ। क्या है? दैट इज आर्क ऑफ लेंथ, इस पूरे का स्क्वायर हो गया। तो अगर मान लो हमारे पास ये जो इक्वेशन थी, इस इक्वेशन में अगर मान लो हम लोग वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं डेल ओमेगा इज इक्वल्स टू 1, तो हम बोल सकते हैं कि डेल टी इज इक्वल्स टू 1 सेकेंड एंड एफ इज इक्वल्स टू 1 मीटर पर सेकेंड पर मीटर स्क्वायर। तो उस केस में जो डेल एन है वो डी सिग्मा थीटा फाइव डिवाइडेड बाई डी ओमेगा ये आ गया। तो हम बोल सकते हैं कि ये जो डिफरेंशियल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन है उसको हम लोग किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं? उसको डिफाइन करने का तरीका ये है कि, या हम लोग अगर उसकी डेफिनेशन की बात करें तो डेफिनेशन क्या बोलती है? बोलती है कि जो नंबर ऑफ पार्टिकल जो है, मान लो बहुत सारे पार्टिकल्स आ रहे हैं, वो क्या है? एक सॉलिड एंगल में डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं, स्कैटर हो जाते हैं एक पर्टिकुलर डायरेक्शन थीटा फाई के फॉर्म में। तो जो पर यूनिट इंसिडेंट फ्लक्स या पर यूनिट टाइम जो है वो अगेन डिफरेंट स्कैटरिंग के लिए ज़रूरी होता है। अब हमारे पास नेक्स्ट है स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट जो है, इनमें डी सिग्मा अपॉन डी ओमेगा जो है वो फंक्शन ऑफ फाई एन थीटा के फॉर्म में रहता है, तो इसलिए उसको एवेलुएट करेंगे। तो बोल सकते हैं जो थ्योरी जो है अब तक बनाई है वो क्या बता रहा है कि जो डी सिग्मा अपॉन डी ओमेगा जो है दैट इज ऑल्सो अ फंक्शन ऑफ थीटा एंड फाई, ये भी थीटा एंड फाई का फंक्शन है। अब बात करें कि नेक्स्ट है हमारे पास स्कैटरिंग पैरामीटर। अब ये जो स्कैटरिंग पैरामीटर है ये क्लासिकल पैरामीटर, दैट मीन्स कई सालों से एज इट इज चला हुआ आ रहा है। अब उसको समझने के लिए हम लोगों ने एक फिगर ड्रॉ की यहाँ पर। अब फिगर अगर ध्यान से देखो तो वहाँ पर कोई भी इंसिडेंट पार्टिकल है और उसको ए से रिप्रेजेंट किया हुआ है। तो जो इंसिडेंट पार्टिकल है जिसको ए से रिप्रेजेंट किया हुआ है वो बोलता है कि वो नॉर्मल डिस्टेंस के अलोंग टारगेट से एक पर्टिकुलर डिस्टेंस है, उस डिस्टेंस से दूर होकर ट्रैवल कर रहे हैं। तो अगर मान लो एस जो है, एस हुआ इम्पैक्ट पैरामीटर, तो हम लोग एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू है इन पार्टिकल्स के लिए इजीली निकाल सकते हैं। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं कि जो लीनियर मोमेंटम है दैट इज इक्वल्स टू एम वी एस, एज यू नो, वेयर एम इज मास, वी इज वेलोसिटी एंड एस इज फॉर द हॉस्पिटल। तो हम ये बोल सकते हैं कि जो क्या बोलते हैं स्कैटरिंग एंगल है पार्टिकल्स के लिए जिनका इम्पैक्ट पैरामीटर हाई है और वो एस एंड एस प्लस डेज के बीच में लाई करते हैं और एंगल थीटा एंड थीटा प्लस डी थीटा के बीच में लाई करते हैं। अगर मान लो इंसिडेंट फ्लक्स जो है यहाँ पर उसकी वैल्यू है एफ, तो हम बोल सकते हैं नंबर ऑफ इंसिडेंट पार्टिकल जो है, नंबर ऑफ इंसिडेंट पार्टिकल जो है जिनका स्कैटरिंग पैरामीटर एस और एस पैरामीटर एस और एस प्लस एस डैश
एस प्लस डी एस के बीच में है, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, दैट इज इक्वल टू 2 पाई एस डी एस इंटू एफ, दैट इज बी इक्वेशन नंबर 4। तो नेक्स्ट से आ गया कि ये जितने भी पार्टिकल्स थे वो थीटा एंड थीटा प्लस डी थीटा इन दोनों के बीच में स्कैटर हुए, इन दोनों के बीच में स्कैटर हुए। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब वो स्कैटर होते हैं तो एक सॉलिड एंगल बनाते हैं। ये सॉलिड एंगल है, इट इज गिवन बाय डी ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई साइन थीटा डी थीटा। ठीक है। अब अगर नेक्स्ट बात करते हैं कि यहाँ पर हम लोगों ने दो इक्वेशंस यूज़ की, एक इक्वेशन नंबर 4 है और एक इक्वेशन नंबर 5 है। तो ये दोनों इक्वेशन को यूज़ करते हुए हम लोगों ने नंबर ऑफ पार्टिकल जो है एक यूनिट सॉलिड एंगल में स्कैटर होता है पर यूनिट टाइम में, वो कितना होता है वो कैलकुलेट करते हैं। दिस इज इक्वल्स टू 2 पाई एस डी एस एफ, इट इज द 2 पाई एस dsf divided by d omega, which is equals to 2 pi s dsf divided by, अब यहाँ पर d ओमेगा की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, ये हो गई 2 पाई साइन थीटा डी थीटा, ये वाली वैल्यू उठा के यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दी। ठीक है। तो अब हमारे पास क्या आएगा कि ये जो है ये डिफरेंशियल स्कैटरिंग जो है, ये डिफरेंशियल स्कैटरिंग डेफिनेशन के अकॉर्डिंग क्या बोलता है कि जो d सिग्मा इट इज इक्वल्स टू d ओमेगा, दैट इज इक्वल्स टू s ds डिवाइडेड बाय साइन थीटा d थीटा। तो अब ये जो हमारा फिगर नंबर 2 था उसमें ये देखा हम लोगों ने कि जैसे जैसे s इंक्रीज होता है, जैसे जैसे s इंक्रीज होता है तो अकॉर्डिंगली रेस्ट ऑफ द थिंग्स भी इंक्रीज होगी। तो हम ये बोल सकते हैं कि हमारे पास ऑप्शन है और ये जो पैरामीटर है ये पैरामीटर s एंड s प्लस डी एस के बीच में लाई करता है। अब ये जो पार्टिकल है वो थीटा और थीटा प्लस डी थीटा के बीच में स्कैटर हो रहे हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि वो स्कैटर हो जाएंगे एक सॉलिड एंगल में पर यूनिट टाइम में। हम बोल सकते हैं डी ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई साइन थीटा डी थीटा। तो जो इक्वेशन है हमारी, कौन सी इक्वेशन नंबर 4 एंड इक्वेशन नंबर 5, ये दोनों इक्वेशन जो आई वो क्या बोल रही है कि दे गेट स्कैटर्ड इन द सॉलिड एंगल पर यूनिट टाइम, एक पर यूनिट टाइम में वो निकल जाएगा रिकॉर्ड। तो हम बोल सकते हैं कि जो इक्वेशन है फ्रॉम 4 to 5, ये 4 and 5 जो है उसमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स स्कैटर्ड इन यूनिट एंगल पर यूनिट टाइम, उसकी वैल्यू दी हुई है 2 पाई एस डी एस एफ डिवाइडेड बाई डी ओमेगा इज इक्वल्स टू 2 पाई डी एस एफ और नीचे डी ओमेगा की वैल्यू दैट इज 2 पाई साइन थीटा डी थीटा। ठीक है, ये था हमारा ये। तो अब और आगे बढ़ते हैं कि ये जो डिफरेंशियल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन है ये क्या हो जाएगा, इट इज डी सिग्मा अपॉन डी ओमेगा एस अपॉन साइन थीटा इंटू डी एस अपॉन डी थीटा। तो हम ये बोल सकते हैं कि हमारे पास जो फिगर थी उसमें जो स्कैटरिंग एंगल है वो डी एस बाई डी थीटा इज नेगेटिव, सॉलिड एंगल इज नेगेटिव। हम वो बोल सकते हैं कि ऊपर वाले इक्वेशन में कि डी सिग्मा अपॉन डी टी इज इक्वल्स टू एस डिवाइडेड बाई साइन थीटा डी थीटा। तो हम बोल सकते हैं कि ये जो इक्वेशन थी हमारे पास ये, हाँ, तो ये जो इक्वेशन है ये, तो क्या आ जाएगा कि हम बोल सकते हैं कि जो डी सिग्मा थीटा अपॉन डी ओमेगा है दैट इज इक्वल्स टू एस डिवाइडेड बाई साइन थीटा डी एस डिवाइडेड बाई डी थीटा। तो हम बोल सकते हैं इस इक्वेशन से हमको ये मिला, ये बता रही है डिफरेंशियल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन के बारे में इन टर्म्स ऑफ स्कैटरिंग पैरामीटर।
ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है कि इलास्टिक कोलिजन या इलास्टिक स्कैटरिंग जो है वो क्या चीज़ होती है, क्योंकि जहाँ पर कोलिजन हुआ वहाँ पर इलास्टिक या इन इलास्टिक दोनों चीज़ें आती ही आती, दोनों में से कोई भी एक चीज़ आती है। इधर द कोलिजन इज इलास्टिक और द कोलिजन विल बी इन इलास्टिक। तो हम बोल सकते हैं कि जो कोलिजन है जिसमें कि टोटल काइनेटिक एनर्जी जो है वो क्या है, वो टोटल काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन किसी भी इंसिडेंट पार्टिकल की और टारगेट पार्टिकल की इज सेम। कब सेम होती है? आफ्टर कोलिजन एंड बिफोर कोलिजन। या सिंपल लैंग्वेज में बोलो कि टोटल काइनेटिक एनर्जी जो है कोलिजन से पहले इज एग्जैक्टली सेम एज द एनर्जी आफ्टर द कोलिजन। ठीक है। तो हम क्या बोल सकते हैं कि अगर काइनेटिक एनर्जी कंजर्व्ड रहती है स्कैटरिंग प्रोसेस में, तो उसको हम लोग इलास्टिक कोलिजन बोलते हैं। नेक्स्ट है हमारी इन इलास्टिक कोलिजन या स्कैटरिंग। अब इन इलास्टिक कोलिजन की बात करें तो इस कोलिजन में जो काइनेटिक एनर्जी है वो कंजर्व्ड नहीं रहती, दैट मीन्स देयर इज अ चेंज या लॉस इन एनर्जी। क्लासिकली जब दो स्फीयर जो है आपस में कोलाइड करते हैं तो एक स्फीयर जो है वो क्या करता है, अपनी काइनेटिक एनर्जी जो है वो चेंज करता है। कैसे चेंज करता है? वो क्या करता है कि जो इंटरनल एनर्जी ऑफ कोलाइडिंग बॉडी जो है, दूसरा जो पार्टिकल है या बॉडी है उसकी इंटरनल एनर्जीज को चेंज करता है, और कुछ फ्रैक्शन जो है काइनेटिक एनर्जी का वो कई बार साउंड एनर्जी प्रोड्यूस करने में भी यूज में आता है। तो हम बोल सकते हैं कि कभी कभी कोई चार्ज पार्टिकल जो है वो स्कैटर हुआ तो वो एक्सेलरेट नहीं हो रहा, और कुछ फ्रैक्शन ऑफ काइनेटिक एनर्जी जो है वो इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन निकल रहा है। तो जो कोलाइडिंग पार्टिकल है ऑब्वियसली उनका इंटरनल स्ट्रक्चर तो होता ही होता है। अब उसके लिए हम लोगों ने कंसिडर किया कि स्कैटरिंग ऑफ एन इलेक्ट्रॉन स्कैटर हो रहा है किससे? एक एटम से। तो जो एटम के इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में बात करें, एनर्जी लेवल्स के बारे में बात करें, तो वहाँ पर ऑब्वियसली होता है। तो जो इलेक्ट्रॉन जो है वो एटम के साथ जब इंटरैक्ट करता है, कोलाइड करता है, तो क्या हो सकता है? एक ट्रांजिशन इन एटम हो सकता है कि कोई दूसरा एटम है उसमें कोई ट्रांजिशन हुई, या जो काइनेटिक एनर्जी है वो गुम हो जाएगी, या काइनेटिक एनर्जी गेन हो जाएगी। डिपेंड करता है इलेक्ट्रॉन के ऊपर कि किस तरह का ट्रांजिशन हो रहा है एक पर्टिकुलर एटम के अंदर। अब ये भी बोल सकते हैं जो स्कैटरिंग जो है वो इनइलास्टिक है, ठीक है, उसमें एनर्जी का चेंज होता है, ठीक है। तो आज के लिए इतना सफिशिएंट है, बाकी जो है वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। थैंक यू।